हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है उड़ान इन्फिनिटी चैनल पर। आज जैसे कि हम सभी आए हैं करंट अफेयर्स की एनालिसिस को लेके, और करंट अफेयर्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी रहती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी होता है। ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम के लिए और सभी ए गजेटेड रैंक के एग्जाम्स के लिए। आइए करंट अफेयर्स के एनालिसिस को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें उड़ान इन्फिनिटी को। ओके, आइए एनालिसिस में देखते हैं। तो आज की जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खबर नजर आती है वो आती है हमारे पास से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। देखते हैं क्या चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खबर जारी करी कि इस बार इंडिया ने 74th इन्फेंट्री डे मनाया 27 अक्टूबर को। अब ये इन्फेंट्री डे है क्या चीज़, इस बारे में समझते हैं। टू ऑनर द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द इन्फेंट्री डे इन फाइटिंग द पाकिस्तान रेडार इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन इन 1947। 1947 के बाद से काफ़ी बार हमारी लड़ाइयाँ पाकिस्तान से और बाकी सभी हमारे बॉर्डर्स पे होती आई हुई है। तो जितने भी आर्मी पर्सोनल्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा भारत की सेवा करते हुए और अपनी लाइफ का बलिदान दिया, उन सभी की याद में ये इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। तो 27 अक्टूबर को हर साल इस चीज़ को मनाया जाता है और इस बार 74वां मनाया गया। और इस दिन जो है कुछ स्पेशल लोगों ने अपनी शिरकत करी, शामिल हुए, उनके बारे में भी देखेंगे आगे क्या रहा। तो ये ट्रेडिशनल तौर पर मनाया गया और यहाँ पर कोविड-19 के बारे में भी ऑप्शंस करी गई। आर्मी पर्सनल से अपने जूनियर डिवीजन के ऑफिसर्स को एक कोविड-19 की सुविधा के बारे में भी और उनके बारे में चल रही चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करा। न्यूज़ में आगे देखते हैं अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे रही, इस इवेंट पे कौन कौन लोग शामिल रहे और उनका क्या इस इवेंट में इंपॉर्टेंट रहा, एक बार देखते हैं। सो इस इवेंट में अगर हम देखते हैं तो मेजर जनरल नवनीत कुमार जो जनरल कमांडिंग ऑफिसर है हमारी इंडियन एयर आर्मी के, वो वहाँ पे शामिल थे। और डेक्कन, महाराष्ट्र और गोवा सब रीजन से हमारे जो सीनियर मोस्ट इन्फेंट्री ऑफिसर हैं स्टेशन के, और वो भी शामिल रहे। एंड वेल्थ ऑफ बिहाफ ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहांते, जो लेफ्टिनेंट जनरल है हमारी ईस्टर्न विंग के, सीपी मोहांते, वो भी इस 74th इन्वेंट्री डे में शामिल रहे। ये पूरी की पूरी जो पिक आपको जनरेट करके दिखाई जा रही है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांडिंग ऑफिसर्स अपनी अपनी बटालियन से जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने सभी ने जितने भी सेक्रीफाइस करने वाले हमारे आर्मी पर्सनल से उनको याद करा और उनकी याद में 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा। एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, यहाँ पर जनरल ऑफिसर है जो कमांडिंग इन चीफ है सर्दर्न कमांड से, हमारी भारत की दक्षिणी छोर से। एंड द नेशनल वॉर मेमोरियल पुणे से। अब ये नेशनल वॉर मेमोरियल हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। NWM जो है वो कहाँ पे है, नेशनल वॉर मेमोरियल पुणे में है हमारा। उनकी याद में रिमेम्बरेंस इन ग्रेटिट्यूड टुवर्ड ऑल मेंबर्स ऑफ द इन्फेंट्री फ्रेटर्निटी हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द ऑनर एंड सेफ्टी ऑफ द नेशन। जिन सभी आर्मी पर्सनल्स ने और हमारे आर्मी के जवानों ने अपनी लड़ाई के दौरान भारत की रक्षा करते हुए अपनी जान को गंवाया है, सेक्रीफाइस करा, उन सभी की याद में ये 74th इन्फेंट्री डे रखा गया और इस पर ये लोग जो है मेजर पोर्शन में शामिल रहे और इनको देखा गया इस चीज़ पे। अब सेकंड न्यूज़ देखते हैं हमारी कहाँ से आ रही है। सेकंड न्यूज़ हमारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, अभी ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हमारे करंट इश्यूज से भी। तो जो पीएम मोदी जी हैं हमारे, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सभी सीईओ से, चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर, जो कि हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज के। अब इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ये चीज़ देखते हैं। ऑयल एंड गैस जो है हमारा इस टाइम अब कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जानते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। सारी की सारी जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की सर्विसेज हैं वो डिले होती जा रही हैं। इस बारे में बात करते हुए और हमारी इकोनॉमी पर स्पेशल ध्यान देते हुए ऑयल एंड गैस कंपनीज के सीईओ के साथ मीटिंग रखी गई, वर्चुअल मीटिंग है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर शामिल है और सभी के सभी जो कॉम्बैट तौर पर आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे सीईओ हैं डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड, उन सभी सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। अब इस मीटिंग में स्पेशल चीज़ क्या रही है देखते हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। India's rapidly growing energy sector present the tremendous opportunities to investor पीएम मोदी ने सबसे पहली बात इस मीटिंग में रखी कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी ग्रोइंग सेक्टर है, जो उत्पादन करने का, ईंधन को या ऊर्जा को उत्पादन करने का जो सेक्टर है, सबसे जल्दी डेवलप हो रहा है और ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो हमें अपनी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर प्लस एनर्जी रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इस मीटिंग का सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा जो पीएम मोदी ने शेयर करा इन सीईओ के साथ। At the core of the government's policy is providing equitable access of clean, affordable and sustainable energy to all the Indians.
प्रधानमंत्री मोदी ने सेकंड स्टेटमेंट इस चीज में ये कही कि हम अब गवर्नमेंट के तौर पे एक पॉलिसी ऐसी डिजाइन करेंगे कि सभी को इक्विटेबल एक्सेस हो, यानी सभी को एक पूर्ण मात्रा में, एक इक्विवेलेंट मात्रा में ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करी जाए और क्लीन हो और साफ और अफोर्डेबल हो। यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी रिलेटेड ये करंट अफेयर बन जाता है, क्योंकि इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी थ्योरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो करंट न्यूज़ है आप इसे काउंट कर सकते हैं, ये इकोलॉजी के अंदर भी काउंट हो सकती है, या आपके करंट एनालिसिस में भी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे भी आ जाएगी, है बायोडाइवर्सिटी पे भी काउंट हो सकती है। तो सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी का यूज़ करा जाए, और ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रही। पहला कि इन्वेस्टर्स को जो है अब इस तरफ रुझान करा जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें ये नज़र आती है कि सस्टेनेबल तरीके से, कि इक्विटेबल तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट रही इस न्यूज़ के दौरान वो रही, द कंट्री इज टेकिंग स्टेप टू मूव टूवर्ड ए गैस बेस्ड इकोनॉमी, पीएम मोदी। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अब हमारी जो कंट्री है वो मूव कर रही है अपने आप को गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ, यानी इकोनॉमी जो है हमारी वो कहीं ना कहीं चीज़ों पर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करी जा रही है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर जो है गैस बेस्ड इकोनॉमी करी जाएगी। यानी जो अब ईंधन का स्रोत होगा, जो एनर्जी रिसोर्सेज होंगे वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, वो बेसिकली गैस से लिए जाएंगे। जो अभी तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं या थर्मल पावर प्लांट है हमारे, वहाँ से जितनी भी एनर्जीज निकलती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ करा जाता है। तो अब इकोनॉमी को इस तरफ शिफ्ट करा जा रहा है कि हमारी गैस बेस्ड इकोनॉमी हो। ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस कैन नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट विद द नेचुरल सराउंडिंग, पीएम मोदी। अब जो ह्यूमन नीड्स हैं और जो जितने भी इनसे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि हमारी मानव जरूरतों को पूरा करने के लिए सराउंडिंग को हार्म नहीं करा जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के तौर पर इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए और सिक्योर करने के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। पोस्टेड ऑन 26 जनवरी को करा गया है पीआईबी के द्वारा। अब ये चीज़ आगे देखते हैं। इसमें दूसरी न्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या रही है, इस न्यूज़ पे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पास अब आ रही है वो नज़र आ रही है हमारे यूनियन मिनिस्टर्स की तरफ से। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे श्री मनसुख मंडाविया, कौन है इसकी हिस्ट्री अभी देख लेंगे। उन्होंने इनॉग्रेट करा है एक नई चीज़ को जो कि है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री। अब ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री क्या चीज़ें देखते हैं। तो मनसुख मंडाविया जी ने, जो कि तमिलनाडु से हैं, इनॉग्रेट का एक नई चीज दैट इज डीपीई डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी। कहां पर, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पे। अब ये वी डॉट ओ बोलूंगा मैं इसको, वी डॉट ओ चिदम्बरनार पोर्ट है कहां पर, किस चीज में ये है, ये डायरेक्ट एंट्री का फायदा क्या रहेगा, तो ये आप काउंट कर सकते हैं टैक्सेशन सिस्टम के अंदर भी। ये करेंट न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से और हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज के हिसाब से। इसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट का जरूर जिक्र होगा इसके अंदर, क्योंकि पोर्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री लिखा हुआ है। तो देखते हैं जो डीपी वर्ड दैट इज रिप्रेजेंट डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी इज द न्यू वर्दी स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार्गो फॉर बूस्टिंग ईज डूइंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय श्री मनसुख मंडाविया। तो ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सिस्टम क्या है कि जहां से हम इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट करते हैं अपनी बंदरगाहों से, पोर्ट से, जो जितनी भी हमारा कोस्टल बेल्ट है इंडिया का, उसके वहाँ पर जितने भी बंदरगाह हैं हमारे पास, वहाँ से जो डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सिस्टम है बेसिकली फ्रॉम द तमिलनाडु रीजन, तो वहाँ से ये डायरेक्टली एक स्कीम लॉन्च करी गई है कि जितने भी हो सके हम लॉजिस्टिक की कॉस्ट को, यानी जो कॉस्ट एक्सपोर्ट करने में आती है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के द्वारा, टैक्सेशन सिस्टम के स्लैब को रिड्यूस करने के लिए और मल्टीपल एंट्रीज को खत्म करने के लिए, ताकि एक सिंगल एंट्री और डायरेक्टली आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके और इंडिया के पीपल बाहर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, यानी हमारी इकोनॉमी एक तरीके से ग्लोबलाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए और जो कार्गो होते हैं, यानी जो शिप्स होते हैं जो कि सामान लेके इधर से उधर मूव करते हैं, उन्हें कार्गो कहा जाता है। तो उन शिप्स की कार्गो की जो वेलोसिटी है, यानी आने जाने की जो क्षमता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। और इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारे श्री मनसुख मंडाविया जी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पिक में। Shri Manshukh Mandaviya said that this is the noteworthy step toward reducing logistic cost and increasing the velocity of the cargo. Already हम बात कर चुके हैं कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट को, यानी
जो ट्रांसफर ऑफ दी हमारे गुड्स होते हैं फ्रॉम इन बाय द मीडियम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसको रिड्यूस करेगा। इवन दो, और इसके बाद हमारे जो जहाज़ों की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और इसके बाद उनकी जो वेलोसिटी है यानी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर कितने कार्गो शिप्स यानी जो सामान ट्रांसफर करने वाले, जैसे रेलगाड़ी वगैरह होती है ना, मालगाड़ी जिसे आप बोलते हैं, उसी तरीके से शिप्स के अंदर जो ट्रांसफर करते हैं, वो जो ट्रांसफर करने वाले हैं उनकी वेलोसिटी यानी नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगी। डीपी रिप्रेजेंट डायरेक्ट पोर्ट एंट्री विल हेल्प इन इंक्रीजिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एक्सपोर्टर्स। सबसे ज़्यादा इसका न्यूज़ का फ़ायदा मिल रहा है हमारे एक्सपोर्टर्स को। जितने भी ऐसे पर्सन हैं जो कि बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और बाहर बेचते हैं, एग्जांपल ताइवान में, श्रीलंका में, चाइना में और मालदीव्स वगैरह में, तो जो बाहर हमारे गुड्स बेचते हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा इस चीज़ का, इस प्रोग्राम का, क्योंकि इसके थ्रू जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल वर्क हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल एंट्रीज बंद हो जाएगी, डायरेक्ट एक पोर्ट से एंट्री करके आप सीधा अपने बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एज द फैसिलिटी विल ब्रिंग द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ड्वेल टाइम। इससे क्या होगा, एक तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ड्यूअल टाइम क्या होता है, ये बेसिकली यूज़ करा गया है, जो ड्यूअल टाइम वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यूज़ करा गया जर्मन लैंग्वेज के थ्रू। ड्यूअल टाइम का वर्ड होता है कि जब कभी कोई आर्मी पर्सोनल्स, स्पेशली सेलर्स यानी कि जो हमारे नौसेना से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ पे जब वो जितने टाइम पीरियड के लिए बाहर जाते हैं और जो काम कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइम वहाँ लगता है उनके बाहर वर्किंग क्राइटेरिया के अंदर, उस टाइम पीरियड को ड्यूअल टाइम कहा जाता है, वहाँ से ये शब्द लिया गया। तो ये ड्यूअल टाइम को यानी शिप कितनी किस टाइम पे वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए आउटलेट पे निकला है और कब वहाँ से इनलेट करके आ रहा है, कितना टाइम पीरियड उसने जो है मरीन सिस्टम के अंदर और मरीन एरिया में स्पेंड करा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी रखी जाएगी एक अच्छे माध्यम से, किस ट्रस्ट के थ्रू और किस नई सिस्टम के थ्रू, दैट इज डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी। और इसका चौथा इंपॉर्टेंट फायदा नजर आ रहा है, इट लॉवर्स द टैरिफ कॉस्ट एंड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस एंड द शिपर्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर जो मल्टीपल लेटरल एंट्री सिस्टम है, लेटरल एंट्री जो अलग अलग जगह करानी पड़ती है, वो लेटरल एंट्री खत्म हो जाएगी और डायरेक्टली जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो एक जगह एंट्री करके अपने सामान को काफ़ी जगह इंपॉर्टेंटली सेंड कर सकते हैं और इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अगली न्यूज़ को देखते हैं, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है हमें। और अब हम ये देखें कि ये जो V.O चिदंबरनार पोर्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों यहाँ पर ही ये चीज़ करी गई, तमिलनाडु के अंदर इस पोर्ट की खासियत क्या है, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो अब ये करंट इश्यूज़ के हिसाब से हम इसको देख पा रहे हैं, देखते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें हम। सो ये हिस्ट्री ऑफ चिदंबरनार पोर्ट की देखें हम, तो यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास। तो दो V.O चिदंबरनार जो पोर्ट है ये ट्रस्ट है एक इंडिया का। इट इज़ वन ऑफ द 13th मेजर पोर्ट इन द इंडिया। भारत में 13 ऐसी बंदरगाहें हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन 13 में से ये एक है। इट वॉज डिक्लेयर टू बी ए मेजर पोर्ट ऑन 11 जुलाई 1774। तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि 11 जुलाई 1974 को इस पोर्ट को सबसे बड़ा पोर्ट डिक्लेयर करा गया था, शामिल करा गया था हमारी बंदरगाहों में से एक में, कि मेजर पोर्ट में आता है क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन तमिलनाडु एंड 4th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल इंडिया। भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ये पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में बाकी सारी पोर्ट्स हैं, उनमें दूसरी सबसे बड़ी जो पोर्ट है वो ये V.O चिदंबरनार पोर्ट है, और ये चौथे सबसे लार्जेस्ट नंबर पे आती है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटल पावर की। चौथी रैंक पर ये आती है पूरे भारत के अंदर, जहाँ पर कंटेनर सिस्टम और सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक की जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करी जाती हैं यहाँ से। इस न्यूज़ के साथ यहाँ पर ये चीज़ जो है हम देख पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास चौथी सबसे बड़ी न्यूज़ क्या आ रही है। ये हमारी न्यूज़ आई है साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट से। देखते हैं क्या चीज़ है। अभी हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज़ मिला है काफ़ी लोगों को। तो फिजिक्स की फील्ड के अंदर जिन लोगों ने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया उन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, और ये न्यूज़ वहीं से नजर आ रही थी। सो दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है, क्या इज इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल डजेंट मूव अराउंड सकिंग इन द ऑब्जेक्ट लाइक अ वैक्यूम क्लीनर, डायरेक्टर ने कहा है IUCAA के। ये स्टेटमेंट ये बताती है कि एक थ्योरी है
ब्लैक होल के रिगार्डिंग। ब्लैक होल क्या चीज़ है, आप इसे साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये कि एक जो स्टार होता है एक मूवमेंट आने के बाद जब वो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो बहुत स्पीडली मूव करना शुरू कर देता है और चारों तरफ एक मैग्नेटिक एरिया क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ कंजर्व करना शुरू कर देता है और उन्हें एक्यूमुलेट करके अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर चारों तरफ जो है एक सराउंडिंग बन जाती है अट्रैक्शन की, यानी एक तरफ खींच के बीच में आने वाले सेंट्रल पॉइंट पाने के, और उस पॉइंट को, उस चीज को जो कहा गया है ब्लैक होल कहा गया है। तो अभी तक स्टीफन हॉकिंस ने इसके बारे में और न्यूटन वगैरह ने स्टडी करी थी और बाकी सब लोग स्टडी करके अपनी थ्योरीज दे रहे थे, और एक बहुत नई न्यूज इंडिया की तरफ से आ रही है इस चीज में, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा हाईलाइट करी जा रही है। और वो दी गई है किसके द्वारा, हमारे डायरेक्टर IUCA के द्वारा, कि जो ब्लैक होल्स है वो जो है अपने आसपास की चीजों को सक डाउन यानी खींचता नहीं है, चीजें अपने प्लेस पर एज इट इज रहेंगी। ब्लैक होल अगर क्रिएट हो भी जाता है, यानी अगर ब्लैक होल, जो अभी थ्योरी ये चल रही थी कि ब्लैक होल अगर क्रिएट होकर बढ़ना शुरू करेगा तो जितने भी आसपास की प्लानिट है, इसमें अर्थ भी शामिल है, तो वो अपनी तरफ खींच लेगा और थोड़े टाइम बाद या अरसों साल बाद हमारी प्लानिट का जो है इस इतनी लाइफ अवेलेबल है और ये ब्लैक होल इस तरीके से क्रिएट कर देगा। और सबसे बड़ी न्यूज़ इसमें ये आ रही है कि उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया है कि ब्लैक होल ऐसा कुछ करता ही नहीं है। और ये न्यूज़ किस लिए इंपॉर्टेंट है जिसको देखते हैं। सो इंडिया इज ए पार्ट ऑफ बिगेस्ट रिसर्च इन द वर्ल्ड ऑफ फील्ड ऑफ ब्लैक होल्स। डायरेक्टर ने कहा है IUCA के सोमाक राय चौधरी जी ने कहा है, उनका नाम है सोमाक राय चौधरी। तो ये देखते हैं इन्होंने क्या, इंडिया जो है सबसे बड़ा अब एक बिगेस्ट रिसर्च में काउंट हो रहा है वर्ल्ड के, और ये जो स्टेटमेंट दिए हैं हमारे IUCA के डायरेक्टर श्री सोमाक राय चौधरी जी ने दी है। और ये डायरेक्टर ने क्या स्टेटमेंट दी है इस ब्लैक होल के रिगार्डिंग देखते हैं। डायरेक्टर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। IUCA की फुल फॉर्म क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। पुणे में ये शामिल स्थित है, पुणे की ये एक तरीके की यूनिवर्सिटी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो श्री सोमाक राय चौधरी जी हैं। उन्होंने कहा है बिगिन हिज नेहरू साइंस सेंटर, और उन्होंने अपना नेहरू साइंस सेंटर ओपन करा है, मुंबई बेस्ड लेक्चर ले रहे हैं वो, बाय बस्टिंग सम मिथ अबाउट द ब्लैक होल्स। और उन्होंने कल ही इस ब्लैक होल्स के बारे में एक नई स्टेटमेंट जारी करी, जो कि मुंबई बेस्ड क्लासेस वो ले रहे हैं। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी करी, क्या कहा इन्होंने ब्लैक होल के बारे में देखते हैं। दिस ईयर 3 साइंटिस्ट हैव वॉन द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इस साल ये हमारे करंट इश्यूज में इंपॉर्टेंट हो गया। 2020 के अंदर नोबेल प्राइज विजेताओं में से 3 इंपॉर्टेंट लोग मांगे जिन्हें फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। और उनका कंट्रीब्यूशन किस तरफ है, अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक होल। ब्लैक होल की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको, यानी फिजिक्स की डायरेक्शन के अंदर या फिजिक्स की स्टडी के दौरान उनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। और वो 3 पर्सन के नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम भी याद रखेंगे हम, क्योंकि करंट में पूछ लिया जाता है। रॉगर पेंसो फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रॉगर पेंसो को मिला है सबसे पहला हमारा नोबेल प्राइज इस चीज के लिए। किस चीज के लिए, इन्होंने इस बारे में डिस्कवरी करी कि जो ब्लैक होल है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो रोबस्ट प्रेडिक्शन के द्वारा है, और जो जनरल थ्योरी है रिलेटिविटी की, कि दो चीजें आपस में फिजिक्स के अंदर अट्रैक्ट कैसे करती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में स्टडी करते हुए इन्होंने ब्लैक होल के ऊपर कुछ स्टेटमेंट और थीसिस जारी करी, और उनकी इस स्टडी के लिए उनको मिला नोबेल प्राइज। सेकेंड जो हमारे पर्सन है दैट इज एंड्रिया गेज और एंड रिनहार्ड गेंजल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। और इनको नोबेल प्राइज मिला है। इन दोनों ने मिलकर डिस्कवरी करी है एक नई चीज की, कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल उनको देखने के लिए मिला है हमारी गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर उन्हें एक नया ब्लैक होल देखने के लिए मिला। जो हमारी इंडिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, और वर्ल्ड हमारी जो अर्थ है, बेसिकली अर्थ हमारी जिस गैलेक्सी में आती है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और उस गैलेक्सी के अंदर उन्होंने एक होल की डिस्कवरी करी है इन दोनों ने मिलकर, एंड्रिया गेज ने और रेनहार्ड गेंजल ने। और इस डिस्कवरी के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं हमारे सौम्य रैक चौधरी जी ने इस ब्लैक होल स्टेटमेंट पर, ब्लैक होल पर क्या स्टेटमेंट दिए, ये तीनों पर्सन है जिनका आप फोटो देख पा रहे हैं। सो द फर्स्ट पर्सन इज पेंसो, जिनको मिला है सबसे पहला नोबेल प्राइज। सेकंड जो लेडी है वो एंड्रिया गेज हैं, जिनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू ब्लैक होल इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। एंड चौथे हैं रिनहार्ड गेंजल,
ये वो तीसरे पर्सन है जिनको मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू ब्लैक होल इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। सो ब्लैक होल आर ऑफ 3 टाइप। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ब्लैक होल है क्या चीज़ और ये कितने टाइप का होता है, ताकि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम से और सीएपीएफ और स्टेट एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखते हैं तो ब्लैक होल आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लैक होल हमारे जो है 3 तरीके के होते हैं, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, स्टेलर मास, ब्लैक होल्स। तो जो ब्लैक होल्स हैं 3 तरीके के हैं। सबसे पहला उनके मास के बेस पे, फिर स्टेलर मास के बेस पे और मिड साइज ब्लैक होल्स, यानी 3 तरीके के हो गए। एक तो हो गए बेसिकली स्टेलर मास ब्लैक होल, मिड साइज ब्लैक होल एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है वो 3 तरीके के हैं। सबसे पहला स्टेलर मास ब्लैक होल, यानी जो छोटे हैं स्टेलर मास के हैं। दूसरा है मिड साइज, जो मीडियम साइज के ब्लैक होल्स है। एंड सुपर मैसिव, यानी ऐसे जो बहुत पहले बन चुके हैं सुपरनोवा प्रोसेस के थ्रू। ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मीडियम मास और सेंट्रलाइज मास और सुपर मैसिव मास क्या है। जब सुपरनोवा जो स्टार होता है वो फटता है, वो किस तरीके से ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है कि स्टार कुछ टाइम पीरियड जाने के बाद, ये चीज़ हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो 3 तरीके के हमारे पास ब्लैक होल्स होते हैं। फाइंडिंग ऑफ एंड्रिया गेज, जो हमारी ये लेडी है, इन्होंने करा, एंड रेनहार्ड गेंजेल हैव शोन द सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द मिडल ऑफ आवर गैलेक्सी। तो इन्होंने जिस ब्लैक होल की डिस्कवरी करी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, जहां पर हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारी अर्थ आती है, जो हमारा सौर मंडल है, जिसमें सन भी एक पार्ट है, एक स्टार है। तो उस गैलेक्सी में इन्होंने जो अभी ब्लैक होल की डिस्कवरी करी है वो इन दोनों ने मिलकर करी है, और वो है हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल। एक बहुत बड़ा ब्लैक होल इन्होंने डिस्कवर करा है। वन कैन नॉट सी द ब्लैक होल। अब इसके पीछे जो मिथ है वो क्या चीज़ है, क्यों इस ऐसी स्टेटमेंट दी गई है हमारे सौम्यक राय चौधरी जी के द्वारा कि जो ब्लैक होल है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, कंसंट्राइज नहीं होगा। और ये इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट और न्यूज़ दी गई हैं वो कुछ ये हैं। तो इन न्यूज़ ये आ रही है, वन कैन नॉट सी द ब्लैक होल सिंस नो लाइट कम आउट फ्रॉम ब्लैक होल की अगर हम हिस्ट्री और इसकी चीज़ों के बारे में समझे तो जो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कोई भी देख नहीं सकता, बिकॉज इसमें से कोई लाइट नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक हाई कंसंट्रेशन और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। Hence the scientists thought of watching the star very close to the black holes। और साइंटिस्टों का ये मानना था कि इसकी स्टडी वो किस हिसाब से और किस साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं कि जितने भी स्टार्स हैं जो कि ब्लैक होल्स के नियर बाय नजर आ रहे हैं, ब्लैक होल जो है उसके आसपास जितने भी स्टार नजर आ रहे हैं वो कितनी टाइम पीरियड तक सस्टेन कर पा रहे हैं और कितने टाइम पीरियड तक वो दिख रहे हैं। इस मेथोडोलॉजी की स्टडी पे ही चल के उन्होंने ये डिज़ाइन करा और ये बताया कि कितने टाइम पीरियड बाद जाके ये अट्रैक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो सबको चीज़ों को अपनी तरफ कंसंट्रेट करके खींच लेंगे। एंड ऑब्जर्व देयर मूवमेंट एंड बिलीव दैट फ्रॉम देयर मास एंड द मास ऑफ गैलेक्सी एंड द ब्लैक होल्स कैन बी मेजर्ड। उनके मास से, जो स्टार का मास है जो कि एक कैलकुलेशन होती है, और उनकी मूवमेंट से कि स्टार्स की मूवमेंट ब्लैक होल के जो चारों तरफ है या ब्लैक होल के सराउंडिंग के अराउंड वो हो रही है, उसकी स्टडी करते हुए उन्होंने एक नए ब्लैक होल की डिस्कवर करा, और जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल है हमारी गैलेक्सी के अंदर। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट हमें स्टेटमेंट दिख रही है वो ये है कि लेजर इंटरफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये क्या चीज़ है, ये हमारे करंट एनालिसिस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। ये वाली स्टेटमेंट ये देखते हैं क्या चीज़ है, लेजर इंटरफ्रोमीटर एंड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये क्या चीज़ है, ये एक थ्योरी है। इंडिया इज ए प्लानर एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी टू बी लोकेटेड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो इंडिया एक नए सिस्टम को लॉन्च करने वाला है, जिस सिस्टम के तहत हम ब्लैक होल्स की स्टडी करेंगे। और वो जो स्टडी है, जिस साइंटिफिक रिसर्च पे वो स्टडी होगी, उस स्टडी साइंटिफिक रिसर्च का नाम है लेजर इंटरफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, दैट इज कॉल्ड LIGWO, लीगो। ये लीगो आप वर्ड जो है अपने प्रीलिम्स एग्जाम में भी देख सकते हैं कि जो लीगो थ्योरी है, जो लीगो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या है। सो लीगो साइंटिफिक रिसर्च है हमारी लेजर इंटरफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी थ्योरी बाय द इंडिया, और इंडिया इसको प्लान करने वाला सबसे पहला देश है, और ये हमारे यहाँ पर लोकेटेड करी गई है ताकि ब्लैक होल की स्टडी करी जा सके। और सौम्य राय चौधरी जी का इसके ऊपर हमारी स्टेटमेंट आया। देखते हैं हमारी दूसरी अगली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या आ रही है।
अगली साइड देख लेते हैं भाई, आ जाइए। हमारी अगली सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ से। तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट जारी करी और वो स्टेटमेंट है पीएनबी बैंक के रिगार्डिंग। तो डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस पंजाब नेशनल बैंक ऑल इंडिया CSR कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की CSR कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैंपेन एक चालू करी है अगेंस्ट किसके, कोविड-19 की सिचुएशन के। अभी हमारे हर्षवर्धन जी हैं, इन्होंने क्या करा है, ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। लॉन्चेस पंजाब नेशनल बैंक नेशनल वाइड CSR कैंपेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पंजाब नेशनल बैंक के काफ़ी कर्मचारियों यानी स्पेशली फॉर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने इस कैंपेन में शामिल हुआ और उन्होंने इसको हाईलाइट करते हुए बताया कि इस कैंपेन के द्वारा काफ़ी सारे लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये क्या है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च पंजाब नेशनल बैंक PNB ऑल इंडिया CSR कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के अगेंस्ट इन्होंने, हमारे हर्षवर्धन जी है कौन, ये यूनियन मिनिस्टर है किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। PNB की कैंपेन लॉन्च करी। He also released the digital CSR album and CSR video of पंजाब नेशनल बैंक। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव लोगों की जो है पंजाब नेशनल बैंक की, उनकी एक एल्बम भी इन्होंने रिलीज करी इस कैंपेन के जरिए और वीडियो भी रिलीज करी लोगों को दिखाने के लिए कि किस हिसाब से पंजाब PNB के जो एम्प्लॉयज हैं वो इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर फाइट कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ही ऑल्सो प्रेज ग्राम संपर्क योजना। यहाँ पर हमारी एक नई चीज समझ आती है, GSY योजना क्या है, ग्राम संपर्क योजना क्या चीज है ये, विच वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2020, जो कि लॉन्च करी गई थी इस बार हमारे गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2020 को बाय द बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था बैंक के द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज टू द फार्मर ऑफ 500 डिस्ट्रिक्ट इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हमारे रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे किसान हैं 3 महीने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया और उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशली जो फार्मर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में अप्रोक्सीमेटली 500 फार्मर्स को इस पॉलिसी के तहत ग्राम संपर्क योजना की गांवों को आपस में जोड़ के जो है कोविड-19 की सिचुएशन के साथ कम्बैट करा जा सके, उनसे फाइटिंग की मेथोडोलॉजी ने सिखाई जा सके, इसको लॉन्च करा गया 3 महीने के लिए बाय दी PNB बैंक अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री मनसुख मंडाविया। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है हमारी, टेक्स्ट ऑफ PM एड्रेस एट द इंटरेक्शन विद PM स्वनिधि स्कीम बेनिफिशरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना के ऊपर बात करते हुए जो है कल अपनी स्टेटमेंट मन की बात में चीजें रखी और उस पर हमारी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज और स्टेटमेंट क्या आ रही है, क्या है ये स्वनिधि स्कीम बेनिफिशियरी और उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों लॉन्च करी गई, क्या है इस स्कीम के बेनिफिशियरीज देखते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, SVA निधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम यानी योजना क्या चीज है, स्कीम के बेनिफिट्स क्या है, इस स्कीम के बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इस स्कीम का क्या है ये हमारी स्वनिधि स्कीम। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी गांव गली कूचों के अंदर या हमारे नुक्कड़ निगाहों पर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो लोकल सब्सटेंसेस को बेचते हैं उनके लिए ये स्कीम है। क्या चीज़ है इस स्कीम के अंदर, वेंडर कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 विच इज रीपेएबल इन द मंथली इंस्टॉलमेंट इन द टेन्यूर ऑफ 1 ईयर। इस योजना का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज नजर आ रही है कैपिटल से रिलेटेड कि जो वेंडर्स हैं वो 10,000 रुपये तक का अधिकतम लोन ले सकते हैं सरकार से और इसे मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, वो भी पूरे साल भर के अंदर। दूसरा इसका आ रहा है ऑन टाइमली ईयरली रीपेमेंट ऑफ द लोन एट एन इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% पर एनम विल बी क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन द क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली बेसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट नजर ये नहीं आ रही है इसके अंदर, इस स्कीम का सेकंड बेनिफिट लोगों को ये मिलेगा
कि जो टाइमली और ईयरली अपनी पेमेंट करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट जो है सब्सिडी 7% की दर से उनकी क्रेडिट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बेनिफिशियरीज के, यानी जिन्होंने जो लोन लिया है अगर वो टाइमली रीपे कर देते हैं उनको, तो साल भर के बाद 7% प्रति एनम की दर से उनके अकाउंट में जो है अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल सके और बहुत ज़्यादा। इसका यानी जो सेकंड बेनिफिट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से नजर आ रहा है। पहला कि 10,000 तक का जो लोन है वो ले सकते हैं विदाउट एनी हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट गवर्नमेंट से। देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर आप कई जगह ऐसा होता है कि लोन अगर आपने टर्म पीरियड के लिए लिया है बेसिकली सपोज 1 साल के लिए, और अगर आप 1 साल से पहले लोन को कवर अप कर देते तो वो जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हैं वो बेसिकली साल भर के हिसाब से काउंट करते हैं। अगर आप उन्हें पहले पे कर देते हो तो आपके ऊपर थोड़ा सा डिडक्शन लगाया जाता है क्योंकि आप उनकी जो कैलकुलेशन अमाउंट है उससे पहले जाके उसे पे आउट कर रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक इस तरीके से लोन अमाउंट काउंट करते हैं। लेकिन इस स्वनिधि योजना के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आ रही है कि जो भी व्यक्ति इस लोन को अपने समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगाई जाएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा लोन उस पर चार्जेस नहीं लिए दिए जाएंगे। द स्कीम प्रमोट्स डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू कैशबैक इंसेंटिव अप टू ए अमाउंट ऑफ ₹100 पर मंथ। और इसकी स्कीम में चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आ रही है कि जो भी व्यक्ति ₹100 या उससे ज्यादा की मात्रा से, उससे ज्यादा अमाउंट से आपका अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा, जो हम डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस करते हैं फोन पे से, पेटीएम, गूगल वगैरह से, तो ₹100 तक का कैशबैक मंथली भी उनको मिलने वाला है। द वेंडर्स कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ एक्सकेलेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट ऑन द टाइमली अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। और जो वेंडर्स हैं उनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा कि वो क्रेडिट लिमिट को भी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, 10,000 से फालतू ज़्यादा का भी लोन ले सकते हैं अपनी लोन अमाउंट को टाइमली पे करते हुए। सो ये है हमारी स्वनिधि योजना जो कि कल हमारे मोदी जी द्वारा स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाई गई। और इस स्कीम के अंदर जो उन्होंने, आप देख पा रहे हैं हमारी पिक्स में भी शामिल है कि जितने भी हमारे लोकल सस्टेनिटीज हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट अनवेल्स पीएम स्वनिधि स्कीम है। गवर्नमेंट ने जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये है क्या चीज। प्रधानमंत्री जी ने कल इसके बारे में बात करी। ये लॉन्च करी कब गई थी? 2 जून 2020 को लॉन्च करी गई थी। गवर्नमेंट ने इसे अनवेल करा था, स्टार्ट करा था स्वनिधि स्कीम को। प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स, ताकि जो गांव गली कूचे के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अफोर्डेबल तरीके से लोन दिया जा सके। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू दी स्ट्रीट वेंडर्स। जितने भी गांव गली के अंदर वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। द स्कीम इज एम्ड एट, ये माइक्रो लेवल पर है, मैक्रो लेवल पे नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अब जो लोन अमाउंट है वो 10,000 से नीचे का है और टर्म ऑफ ईयर भी 1 ईयर का है या उससे ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन लोन की अमाउंट क्योंकि कम है इसलिए माइक्रो लेवल पर, क्योंकि छोटे लेवल को टारगेट करा जा रहा है। द स्कीम इज एम्ड एट इनेबलिंग द स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड दैट हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। ये 2 जून को इसलिए लॉन्च करी गई थी क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन के अंदर जो लोकल हमारे वेंडर्स थे उस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से लाइवलीहुड सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। उनकी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, यहाँ पर हमारे लिए एक न्यूज निकल के आ जाती है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है लॉन्च दी स्कीम इन परसुएंस ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन लास्ट मंथ। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिलके लॉन्च करा। किसके साथ? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्री निर्मला सीतारमन के साथ, उनकी प्रेजेंस में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली लॉन्च करा गया। अगली न्यूज हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है वो देखते हैं कहाँ से आ रही है। वेरी गुड। हमारी अगली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आ रही है, इंडिया टू साइन जियो स्पेशल कॉपरेशन डील विद यूएस। और ये GS2 के पेपर से रिलेटेड है। क्या है इस करंट न्यूज के अंदर समझते हैं कि इंडिया एक नया जियो स्पेशल साइन कर रही है यूएस के साथ। ये जियो स्पेशल साइन क्या चीज है देखते हैं, इसका कंटेक्स्ट क्या है, किस चीज पर ये न्यूज है और क्यों ये इतना फेमस हुई है न्यूज इस टाइम। सो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे हैज सेड दैट इंडिया एंड यूएस विल साइन द लास्ट फाउंडेशनल अग्रीमेंट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया और यूएस एक नया और लास्ट फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन करने वाला है
बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पाशियल कॉपरेशन, बैका। ये बैका क्या चीज है, ये हमारी न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेट एग्रीमेंट, बेसिक चीजों का एक्सचेंज हो गया, और हमारे जो कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, कॉपरेशन यानी मिलिट्री सर्विसेज से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, इकोनॉमिकल चीज़ों से रिलेटेड, तो जो उनके बीच में और यूएस और इंडिया के बीच में जितने भी हमारे कॉपरेशन करे गए एग्रीमेंट्स हैं, उनको सभी एग्रीमेंट्स को एक पर्टिकुलर एक नए फ्रेमवर्क में ला दिया गया है, और उस नए फ्रेमवर्क का और एक नई चीज का नाम है बैका। ड्यूरिंग दी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, 2+2 मिनिस्टर हैं, दो इधर से शामिल हैं, ये हमारी इंडिया की तरफ से दो मिनिस्टर शामिल है, श्री राजनाथ सिंह और हमारे एम्बेसडर, और उनकी तरफ से ये यूएस की टीम शामिल है, दो मेंबर। सो दिस इज द मीटिंग बिटवीन द 2 ऑफिशियल्स। अब ये 2+2 मिनिस्टर डायलॉग है क्या चीज, ये जो दिया गया न्यूज में जो आ रहा है, ये 2+2 है क्या, इन्होंने क्या डिस्कशन करा इस चीज में। इट इज ए फॉर्मेट ऑफ डायलॉग वेयर द डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर, ये 2+2 मिनिस्ट्रियल सिस्टम है क्या चीज, 2+2 मिनिस्टर सिस्टम जो डायलॉग लिखा है क्या है, इस फॉर्मेट के अंदर यानी इस मिनिस्ट्रियल वर्क के अंदर दो मिनिस्टर भाग लेते हैं। पहला मिनिस्टर होता है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, और सेकंड होता है हमारा फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, और द सेक्रेटरी। इट इज ए फॉर्मेट ऑफ डायलॉग वेयर द डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स और द सेक्रेटरीज मीट विद देयर काउंटर पार्ट फ्रॉम द अनदर कंट्री। हमारे दो लोग बाग इसके अंदर शामिल थे, बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और उनके सेक्रेटरी अपने अपने लेवल पर दूसरी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज के साथ मीट करते हैं। द 2+2 डायलॉग इज द हाइएस्ट लेवल मिनिस्टीरियल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। भारत और यूएसए के अंदर होने वाला सबसे हाईएस्ट जो मिनिस्टीरियल वर्क है, जो हमारा मंत्रालय से रिलेटेड काम है, वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो वर्क है इंडिया यूएसए में इसी डायलॉग के तहत करा जाता है। It is aimed at bringing together the perspective of both the countries on issues related to the foreign policy, defense and other strategic issue। और इस 2+2 मीटिंग के अंदर ये दायर करा गया और ये देखा गया कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं यूएसए के साथ और जो हमारे कॉपरेशन है, किस चीज को लेके, हमारी फॉरेन पॉलिसीज को लेके, विदेश नीति से लेके, हमारे डिफेंस यानी रक्षा सिस्टम से लेके, एंड हमारी अदर जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको इशू करने के लिए, इन तीन मुख्य चीजों पर, डिफेंस पर और हमारी फॉरेन विदेश पॉलिसी पर काम करने के लिए ये 2+2 मिनिस्ट्रियल वर्क करा जाता है। इंडिया ऑल्सो होल्ड सच डायलॉग विद जापान। इंडिया का यूएसए के साथ साथ एक और कंट्री है जिसके साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल वर्क होता है इन्हीं चीजों पर, यानी फॉरेन पॉलिसी पर और डिफेंस सिस्टम पर, और उस देश का नाम है जापान। जापान दूसरा वो देश है जो इंडिया में इस तरीके से शामिल है, विद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शामिल है। द 2+2 डायलॉग इज हेल्ड एट द फॉरेन सेक्रेटरी एंड द डिफेंस सेक्रेटरी लेवल। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हाल फिलहाल में पीछे हुआ था, जिसके अंदर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी शामिल थे और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल थे। इस न्यूज में अगली इंपॉर्टेंट क्या चीज आ रही है, हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये जो 2+2 बैकग्राउंड मीटिंग है ये किस वजह से हो रही है, और इस मीटिंग का बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ये पीछे कब कब हो चुकी है। India has already signed 3 foundational military communication agreement with the USA। हमारी इंडिया ने अभी तक अमेरिका के साथ 3 दस्तावेजों पे साइन करा है जो कि इंपॉर्टेंट है डिफेंस सिस्टम के लिए। और ये 3 फंक्शनल या फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशंस क्या हैं, तो सबसे पहला जो हमारी इंडिया ने यूएसए के साथ, ये हमारी इंडियन पूरी की पूरी डिफेंस सिस्टम की विंग है और ये हमारी यूएस की डिफेंस सिस्टम की विंग है। तो इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम ऑफ विंग है, उन्होंने यूएस के साथ 3 ऑलरेडी मिलिट्री कम्युनिकेशन अग्रीमेंट जो है हमारे MCA मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स को साइन करा। और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दैट इज लेमोआ इन 2016, 2016 में सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज लेमोआ। और ये लेमोआ एग्रीमेंट क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कि जो हमारी लॉजिस्टिक जो एक्सचेंजेस होते हैं, यानी जो हमारे कार्गो शिप्स वगैरह के द्वारा इंडिया से अमेरिका में जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, तो पहला साइन इस पे करा गया है। द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा इन 2018, 2018 में इन्होंने साइन करा द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा, द कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी एंड
सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि 2018 में साइन हुआ, सबसे पहला हमारा साइन हुआ लिमोआ, सेकंड हमारा अग्रीमेंट साइन हुआ कॉमकासा, एंड द जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट गॉम क्या है, ये बहुत ज़्यादा करंट न्यूज़ में है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है यूएस की आर्मी के साथ जो प्रैक्टिस वगैरह और ड्रिलिंग्स करती हैं वो इसी एग्रीमेंट में करती है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। हमारे मिलिट्री के जो इंफॉर्मेशन हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी, जो हमारी मिलिट्री पर्सनल्स की और हमारी रक्षा मंत्रालय की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनकी एक जनरल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारा अमेरिका के साथ, दैट इज गोस्मिया GSOMIA, दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, जो कि 2002 में साइन करागा। पेव द वे फॉर द ग्रेटर टेक्नोलॉजी, की नई टेक्नोलॉजी के साथ आ सके कॉपरेशन इन द मिलिट्री सेक्टर के अंदर, एंड एक्सटेंशन टू द गोमकिया एंड द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्सर ISA, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्सर, ताकि हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड भी सिक्योरिटी है वो मेंटेन करी जा सके अमेरिका के साथ। दो देश आपस में जो है जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए 2016 में, 2018 में और 2002 के अंदर। द फर्स्ट वन इज लेमुआ, सेकंड वन इज कॉमकासा एंड द थर्ड वन इज GSOMIA गोस्मिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कि जिसके तहत हमारी दो मिलिट्रीज की जो सर्विसेज है वो सिक्योरिटी इश्यूज पर डील करेंगी। और इसके अंदर हमारा जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंडेक्स और एनेक्सर भी काउंट हुआ है, एंड वाज साइन एट द लास्ट 2+2 डायलॉग 2019, और अभी 2019 में होने वाली जो मीटिंग थी 2+2 की, उसमें ये तीनों चीज़ों को रिवाइव करा गया है और दोबारा से साइन करा गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी आ रही है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मानसून का सेशन और सर्दी आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हाईलाइटेड न्यूज़ रहती है पराली सिस्टम के ऊपर, यानी जो हमारी दिल्ली NCR का आसपास का रीजन है वहाँ पर किसान जो है अपनी पराली, यानी जो खेतों से निकलने वाली खरपतवार होता है उसे जलाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। उस चीज़ को कम्बैट सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कुछ नई चीज़ें लॉन्च करी हैं। सो SC रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक न्यूज़ जारी करी है, सुप्रीम कोर्ट कीप्स लॉकर कमिटीज अपॉइंटमेंट इन दी एबिनेंस। इस पराली सिस्टम पे, यानी जो कॉमीफ्लेक्स सिस्टम है, इसको ख़त्म करने के लिए और इस पर स्पेशल जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी बनाई है, दैट इज लॉकर कमेटी। ये क्या चीज़ है, इस बारे में इसकी एक बार बैकग्राउंड हिस्ट्री हम देख लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ जाते हैं किस चीज़ पर ये दी गई है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू कीप इन एबियंस its order appointing former Supreme Court Judge Justice Madan B. Lokur to a one-man committee to monitor, prevent stubble burning in the Uttar Pradesh, हरियाणा एंड पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी लॉन्च करी और इस कमेटी का जो हेड है वो केवल एक पर्सन है, दैट इज मदान B. लॉकर, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और इस कमेटी के अंदर वो सबसे हेड पर्सन है, और इस कमेटी को बनाया गया, नाम दिया गया उन्हीं के नाम पर, लॉकर कमेटी। और ये दिया गया है कि जो स्टबल बर्निंग होती है कहाँ पर, हमारे दिल्ली NCR के नियर बाय, यानी जो अगर ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमारा पंजाब और हरियाणा, जो तीन हमारे स्टेट नियर बाय है जहाँ पर फार्मिंग लैंड बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा में। तो दिल्ली में यहाँ पर क्या होता है, एयर सिस्टम के हिसाब से ये जो है, जो विंड मूवमेंट होती है वो दिल्ली में ट्रैप होकर रह जाती है, मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो एयर वहाँ ट्रैप हो जाती है। तो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई गई और इन पर नज़र रखने के लिए रखा गया उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें डिटेल है क्या चीज़, क्यों ये इतना न्यूज़ में है। द डिसीजन केम इन द बैकग्राउंड ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इन्फॉर्मिंग ए बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे। तो हमारे जो हमारे इस टाइम राइट नाउ चीफ जस्टिस जो इंडिया श्री शरद बोबडे जी हैं, उनके डिसीजन में कि हमारे सॉलिसिटर जो जनरल हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेते हुए एक बेंच डिसाइड करा गया, और इस बेंच को हेड और लीड किसने करा, हमारी इंडिया के चीफ जस्टिस श्री शरद बोबडे जी ने, दैट द सेंटर प्रपोज्ड ए लेजिस्लेशन टैकल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग, की सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिल्ली और NCR के आसपास आने वाले स्टबल बर्निंग यानी खरपतवार की जो जलाने के बाद जो होती है पराली, जिसे हम कहते हैं, पराली जलाने के बाद जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो 3 पर्सन बहुत हाईलाइटेड हो रहे हैं इसके अंदर, एक तो हमारे सॉलिसिटर जनरल, हमारे दूसरा हमारी इंडिया के
इनकी बेंच लीड करा गया है, जिनके द्वारा इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस कमेटी को, लॉकर कमेटी को, और वो हमारे श्री शरद बोबड़े जी जो कि चीफ जस्टिस है इंडिया के। और ये कमेटी बनाई गई श्री मदान बी लोकर के नाम पर ही, और ये 1 पर्सन है जो इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब हमारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी WHO के थ्रू, या साइंस एंड टेक के अंदर काउंट कर सकते हैं आप इसे। क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर, देखते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है, पोलियो नेटवर्क्स हेल्प कर्ब कोविड-19, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी करी कि जो पोलियो नेटवर्क पे काम करने वाली जो संस्थाएं हैं वो कोविड-19 की सिचुएशन को सॉल्व करने में ज़्यादा सक्षम और कारगर है। कैसे, इस न्यूज़ में समझते हैं। व्हाट इज द न्यूज़, इस न्यूज़ में है क्या, इन ए रिलीज इशूड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, हमारी जो एशिया है उसका जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, यानी हमारा जो एशिया का अगर ये पूरा बड़ा वाला सिस्टम है तो साउथ ईस्ट रीजन के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा आता है, जहाँ पे हमारी इंडिया भी एक पार्ट है, चाइना भी एक पार्ट है, पाकिस्तान भी पार्ट है। साउथ ईस्ट जो एशिया है वो हमारा ये रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, जो हमारी इंडिया जो है हमारी एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, तो ये साउथ ईस्ट रीजन में काउंट होती है। तो अभी एक नई रिलीज करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, it has been indicated that polio network could play a critical role in COVID-19 vaccination rollout, कि COVID-19 की जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर जो नेटवर्किंग सिस्टम बिल्ड करने का जो तरीका है और उसको जो ओवरऑल सॉल्व करने का है, तो जो हमारा पोलियो नेटवर्क सिस्टम है वो एक बहुत क्रिटिकल रोल अदा कर रहा है। द पोलियो नेटवर्क हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो हमारे पोलियो नेटवर्क संस्थाएं हैं या पोलियो नेटवर्क से कॉम्बेटिवली लड़ने वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पैंडेमिक की सिचुएशन में इस वैक्सीनेशन पर काम करने के लिए और इस पे कुछ चीज़ें लाने के लिए बहुत ही एक अहम भूमिका अदा करी। पोलियो नेटवर्क्स कंटेन ए वास्ट नॉलेज ऑन वैक्सीनेशन टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज टेलर्ड टू रीच द अनरीचेबल एंड मोस्ट वल्नरेबल प्लेसेस। इनको वैक्सीनेशन के अंदर काम करने के लिए एक स्पेशल एफिशिएंसी है, ये इसलिए आया न्यूज़ के अंदर क्योंकि पोलियो नेटवर्क पे काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके पास वैक्सीनेशन टूल्स और जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छे तरीके की है और वो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ इस वैक्सीनेशन वर्क पे काम कर रहे हैं। हमारी इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जो इसमें बहुत शामिल हो रहा है? उत्तर प्रदेश, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, used polio microplant to help identify over the 2 lakh people with COVID-19 symptom। उत्तर प्रदेश के अंदर इस पोलियो नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा ही तकरीबन 2 लाख लोगों को कोविड-19 के सिस्टम पे जारी करते ही पकड़ा गया और उनको कॉम्बेटिवली इलाज के लिए लाया गया। तो उत्तर प्रदेश वो ऐसा हमारा स्टेट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जहां पर इस सिस्टम के जरिए पोलियो जो सिस्टम वर्क है, पोलियो नेटवर्क जो सिस्टम वर्क है वैक्सीनेशन के लिए और उससे कंपैरेटिवली कोविड-19 की सिचुएशन से लड़ने के लिए जो है एक सिस्टम बिल्ड करा गया। और यहाँ पर दीज पर्सन्स यूज्ड देन फॉलोड अप एंड टेस्टेड फॉर कोविड-19, और इन 2 लाख लोगों को फॉलो करा गया, जो कि इनको खोजा किसने? पोलियो नेटवर्किंग सिस्टम संस्थाओं ने खोजा फटाफट से, और ये बहुत जल्दी करा इन्होंने ये काम। और फिर इनको आगे बाकी टेस्ट वगैरह के लिए ले जाया गया और फर्दर इनकी जो है जांच करी गई कि इनके साथ कितना कोविड सिचुएशन जो है पॉजिटिव है, कितने लोग बाग जो है कोविड-19 से ग्रसित हैं और कितने नहीं हैं। सो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर एंड हो जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर करंट अफेयर्स टुडे। जुड़े रहिए उड़ान इन्फिनिटी के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी, सीएससी और असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों।